कहा तो यह जाता है कि रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, परंतु मित्रों का चयन हम स्वयं करते हैं। बात सही है, पर कुछ सीमा तक। क्या मैत्री भी काफ़ी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती? अपने आस पड़ोस, सहपाठी, सहकर्मी, इन्हीं में से ही तो मित्र चुनेंगे। आप रत्ना जी से मेरी दोस्ती पड़ोस के कारण थी। नया नया विवाह हुआ था मेरा, और उसके तुरंत बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी। बीमार तो वह बरसों से थी, पर यूं ही अचानक चली जाएंगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। घर में पिता, भाई, भाभी सभी थे। स्नेह भी भरपूर मिलता था, परंतु माँ की तो बात ही कुछ अलग होती है। पीहर का नाम आते ही जो छवि उभरती है, उसमें प्रमुख होता है माँ का चेहरा। माँ के बिना पीहर शब्द का अर्थ ही नहीं रह जाता। माँ बूढ़ी हो, अशक्त हो, पर उस चित्र में हो अवश्य। ऐसी ही भावात्मक रिक्तता में मैंने स्वयं को जोशी परिवार के पड़ोस में पाया। पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे। 2 सुंदर सलोने बच्चे और साथ में दादा दादी। भरा पूरा परिवार था उनका। रत्ना जोशी बच्चों की डॉक्टर थी और मुझसे काफ़ी बड़ी, परिपक्व और व्यवहारिक। सुबह के समय वह क्लिनिक जाती तो दादी की देखरेख में बच्चे आया के साथ खेलते, परंतु शाम का समय वह पूरी तरह घर और बच्चों की देखभाल में बिताती थी। मेरे दोनों बच्चों के जन्म के समय उन्होंने चिकित्सा संबंधी सहायता तो की ही, अनेक घरेलू नुस्खों से भी मुझे अवगत कराया। या सीख भी दी कि बच्चे पालने में सबसे बड़ी ज़रूरत है ढेर सारा संयम और धीरज की। छोटे शहरों में मैत्री बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है, और शीघ्र ही डॉक्टर रत्ना जोशी मेरी रत्ना जीजी बन गई। मेरे लिए वह सखी और बड़ी बहन का मिला जुला रूप थी। डॉक्टर जोशी को उस बच्चे से शहर के सरकारी अस्पताल की नौकरी में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, और प्रयास करने पर उन्हें यूके जाने का अवसर मिल गया। उनकी योजना यह थी कि कुछ वर्ष यूके रहकर वह दोनों पढ़ाई करके उच्च डिग्री लें और कुछ वर्ष नौकरी करके इतना धड़ जोड़ लें कि घर लौटकर अपने पैतृक शहर मेरठ में एक नर्सिंग होम खोल सकें। उनसे बिछड़ने का दुख तो अवश्य था, परंतु उनके बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी थी जो अंतर्मन से निकली हुई थी। संचार की तब ऐसी सुविधाएं तो थी नहीं कि फ़ोन उठाया और चट से विदेश बैठे सगे संबंधियों से बात कर ली। जोशी दंपति की अनुपस्थिति में डॉक्टर जोशी के माता पिता मेरठ में अपनी बेटी कमल की देखरेख में रह रहे थे। हमारे एक पड़ोसी मित्र का मेरठ आना जाना होता था और वह जोशी परिवार की खबर ले आता। उसी ने एक बार बताया कि डॉक्टर जोशी के पिता की हार्ट सर्जरी हुई है और रत्ना जीजी बच्चों के साथ मेरठ में रह रही हैं। फिर सुना कि बच्चों को मेरठ में ही छोड़कर वह इंग्लैंड लौट गई हैं। इसके बाद यह कि इंग्लैंड में उनका एक और बेटा हुआ है और अब वह सब मेरठ में ही आ बसे हैं। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। सबको 2 ही बच्चों तक परिवार सीमित करने पर बल देने वाली रत्ना जीजी ने स्वयं तीसरा भी कर लिया, और वह भी जब पहले से बेटा बेटी दोनों ही थे। छोटे बच्चे की उम्र में तो अंतराल भी काफ़ी हो गया था। खैर, उनके नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ। हम जा तो नहीं पाए, पर इस बात की प्रसन्नता अवश्य थी कि ऐसे नेकदिल दंपति का सपना पूरा हुआ। बहुत कुछ घट गया। जोशी परिवार में दोनों बच्चों का विवाह हो गया। हम गए तो, पर हाजिरी लगाने भर को बैठकर हालचाल बांटने का समय नहीं था। वर्ष भी नहीं गुजरा कि डॉक्टर जोशी का हृदय गत रुकने से देहांत हो गया। इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित कि अस्पताल तक भी नहीं ले जा सके। फिर वही हाजिरी लगवाने तक का समय ही निकाल कर जा पाए हम। बहुत अरसे से मन कर रहा था पुराने दिनों की तरह बैठकर रत्ना जीजी से बातें करने का, परंतु घर की जिम्मेदारियों के कारण संभव ही नहीं हो पा रहा था। उसी पुराने मित्र ने बताया कि रत्ना जीजी की बहू बहुत कर्कश है। इतना ही नहीं, वह नर्सिंग होम पर एकाधिकार चाहती है और उसे रत्ना जीजी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। अलग घर में रहने लगे हैं दोनों। तब तक टेलीफोन पर बात करना सहज होने लगा था, पर मैं जब भी रत्ना जीजी से बहू बेटे का हालचाल पूछती तो सब ठीक है कहकर टाल देती। वह मेरठ से एक विवाह का निमंत्रण आया था। जाना इतना आवश्यक तो नहीं था, पर मैंने सोचा इसी बहाने रत्ना जीजी से मिल आऊंगी। बच्चे उस शिक्षा पाने नियड़ जा चुके थे और अब मैं इत्मीनान से जा सकती थी। अतः रत्ना जीजी को
सूचित करके एक दिन पहले घर से रवाना हो गई और स्टेशन से सीधे उनके घर जा पहुंची। वह लेटी हुई थी, तेज कमर दर्द के कारण उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। छोटा बेटा विधुर उनकी तीमारदारी में लगा था। दोनों बड़े बच्चों के विवाह के समय उसे देखा तो अवश्य था, पर कोई बात नहीं हो पाई थी। विधुर ने माँ को दवाई दी। कमर पर लगाने के लिए दर्द निवारक मरहम और गर्म पानी की बोतल लाकर देते हुए कहा, जल्दी से बैठने लायक हो जाओ माँ, ताकि मौसी जी से जी भरकर गप्पे लगा सको। और फिर मुझसे बोला, आप आ गई हैं तो मैं निश्चिंत होकर कॉलेज जा पाऊंगा। बसंती तो है घर संभालने के लिए, परंतु माँ अकेली बैठी उदास हो जाती हैं। एक ही घंटे में ही जीजी का यह बेटा मुझ पर गहरी छाप छोड़ गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, आज के युग में ऐसा श्रवण कुमार जैसा बेटा कहाँ मिलता है। खुशकिस्मत हैं आप, 2 बेटे होने का यही फायदा है। एक परवाह नहीं करता तो दूसरा देख लेता है। जीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंख उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं, फीके से मुस्कुरा दी बस। शायद तेज कमर दर्द के कारण बसंती ने पलंग के पास मेज रखकर वहीं खाना परोस दिया। भोजन कर चुकने के पश्चात मैं पास वाले पलंग पर लेट गई। सामने वाली दीवार पर जोशी दंपति की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, विधुर के बाल और माथा तो ठीक अपने पापा जैसा है, पर बाकी का किस पर है। गोरा भी इतना है, इंग्लैंड में जन्मा है, इसलिए क्या। धत पगली, जगह से थोड़े ही रंग शक्ल का फर्क पड़ता है, यह तो पूरी तरह अनुवांशिक होता है। फिर धीरे से जोड़ दिया, पर अच्छा है। बहुत लोग यही सोचते हैं, आपसे तो किसी कोड में उसकी शक्ल नहीं मिलती, मुझसे कैसे मिलेगी। अपनी माँ पर गया है वह, कहकर चुप हो गई जीजी। बिना विचारे ही जैसे मुंह से निकल गया हो। मैंने चौंक कर सिर उठाया। क्या मतलब? वह खामोश ही रही, मेरे पूछने पर भी। नहीं, कुछ नहीं, कहकर आंखें मूंद ली। पर कोई बात थी जिसका दर्द उनके चेहरे पर घिर आया था। पति की मृत्यु हो चुकी है, बेटी विदेश में बस गई है और बड़ा बेटा बहू का भी साथ नहीं है। कितनी अकेली पड़ गई थी जीवन के इस पड़ाव पर जीजी। शुक्र है कि विधुर पास है, पर वह तो निरा बालक ही है। मैं उनका दर्द बांट लेना चाहती थी, परंतु वह बांटेंगी तब ना। कह देने से मन हल्का हो जाता है, यही सोचकर मैंने फिर से कुरेदा। क्या बात है जीजी, अपनत्व का संबोधन उन्हें पिघला गया। शायद विधुर मेरा बेटा नहीं है, डॉक्टर साहब का तो है, पर मेरा नहीं। मैंने तो उसे पाला है बस। क्या कह रही हो तुम? झटके से मैं आपसे तुम पर आ गई। तुम सोचती हो ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, परंतु एक समय आया था जब मुझे लगता था कि मैं किसी भवंडर में फंसी हूँ, निपट अकेली। पति हाथ थामने को तैयार थे, परंतु मैं ही उस हाथ को पकड़ना नहीं चाहती थी जिसने किसी अन्य स्त्री को छुआ था, सहलाया था। सुना है कि चतुर कोयल अपने अंडों को कौवी के घोंसले में रख आती है और कौवी अज्ञानवश उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है, लेकिन मेरे नींद में इसे किसी ने नहीं रखा था। मैं स्वयं ही इसे लेकर आई थी सुरक्षा देने। जब हम इंग्लैंड शुरू में आए थे तो मम्मी डैडी कमल के पास घर लेकर रह रहे थे। तब डैडी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और ऑपरेशन करवाना जरूरी हो गया। कमल अकेली कैसे संभालती, अतः मैं भी बच्चों को लेकर यहीं आ गई। ऑपरेशन सफल रहा और फैसला यह किया गया कि मैं बच्चों के साथ यहीं रुक जाऊं। डैडी को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत थी। वैसे भी उन दिनों इंग्लैंड में प्रवासी डॉक्टरों को 5 साल से अधिक रहने की अनुमति नहीं मिलती थी, अतः डॉक्टर साहब को भी 2 वर्ष पश्चात भारत लौटना ही था। 1 वर्ष पश्चात फोन पर फोन आने शुरू हो गए और हर बार वे मुझसे वहां आ जाने को कहते। सोचा कुछ तो परेशानी है जो मुझे बार बार आने को कह रहे हैं, कहीं बीमार न पड़े हों, यह भी ख्याल आता। बच्चों के स्कूल चल रहे थे, अतः उन्हें कमल के पास छोड़कर मैं यूके चली गई, यह आशा पर कि 2 माह में लौट आऊंगी। वहां जाकर पता चला कि माजरा कुछ और है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। रत्ना, डॉक्टर होने के नाते तुम समझ सकती हो कि पेट की तरह तन की भी भूख होती है। दिन रात गोरी नर्सों का साथ, जिन्हें मर्यादा उल्लंघन का कोई भय नहीं। समस्या तब हुई जब माथर गर्भवती हो गई
और उसने बहुत दिनों तक यह बात छुपाए रखी। उसकी योजना यह थी कि वह इसी बात पर दबाव डालकर डॉक्टर से विवाह कर लेगी। विवाह न करने पर वह बच्चे को अनाथालय में डाल देगी। उसने ऐसी धमकी भी दी। इनके विवाहित होने की बात न उसने पूछी और न ही इन्होंने बताई। ऐसा नहीं कि इनकी कोई गलती नहीं थी। माथर कितनी भी आज़ाद ख्याल की हो, गलती तो दोनों की ही थी। अपने विवाहित होने की बात छिपा जाने के कारण इनकी कुछ अधिक ही थी। बहुत असमंजस में पड़ गई थी मैं। निर्णय लेना आसान नहीं था। उस दिन तक मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं रही। अच्छी पड़ती थी, हमारी ठीक दो मित्रों की तरह। तभी शायद इन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई थी और मुझसे सहायता की अपेक्षा भी रखी। इनका बच्चा किसी अनाथालय में पले, वह सच बहुत कड़वा था, पर उससे भी कठिन यह विचार मात्र था कि मैं उस बच्चे को पालूं, उसे देख देख कर ताउम्र उनकी बेवफाई की याद ताज़ा रखूं, उस अपराध की सज़ा भुगतूं जो मैंने किया ही नहीं, अपितु जुल्म तो मेरे साथ हुआ था। या कहना कि मैंने जी बहुत कड़ा करके निर्णय लिया बहुत नाकाफी है उस मनस्थिति को समझने के लिए जिससे मैं उस समय गुजर रही थी। लगता था मैंने अपने मन को किसी जंजीर से बांध कर आदेश दिया है कि पड़े रहो चुपचाप, भाव शून्य होकर। विरोध स्वरूप जब वह भी हिला डुला तो जख्मों पर जंजीर की रगड़ को महसूस किया मैंने। अनेक बार अपने निर्णय पर डगमगाई। समझ ही सकती हो, बच्चे के जन्म के इंतजार में मन ने अनेक बार प्रश्न पूछे। शरीर की भूख क्या सिर्फ पुरुष को ही होती है, स्त्री को नहीं? पेट और शरीर की भूख एक है क्या? पेट भरना जितना लाजमी है, शारीरिक भूख मिटाना भी वैसा ही अनिवार्य है क्या? आखिर संयम भी कोई चीज़ होती है ना। पेट भरने के लिए कोरे संयम से काम नहीं चल सकता, पर दैहिक भूख उसे नहीं मिटाया तो मृत हो जाएगी क्या? फिर भी बच्चा तो निर्दोष था, इन्हीं का अंश था। वह इसे अनाथालय में डालकर क्या उसके पिता निश्चिंत रह पाएंगे? क्या मैं चैन की नींद सो पाऊंगी? मार्था की धमकी कोरी धमकी नहीं थी। इतना तो वहाँ की संस्कृति में 3 वर्ष रहकर मैं भी जान ही चुकी थी। अपने मंसूबे में यहाँ असफल होकर एक नया जीवन साथी तलाशना था उसे। वह इस बंधन को क्यों स्वीकारती? किसी पुरुष की नज़र सदैव इधर उधर भटकती रहती हो तो निश्चय ही वह दंड का अधिकारी है। इनसे ऐसा पहली बार हुआ था और इतना तो मुझे विश्वास है कि फिर दोहराया नहीं जाएगा। उस पर मेरे जीवन का हिस्सा मेरे बच्चों के पिता थे। वह जितनी ज़रूरत इनको मेरी थी उतनी मुझे भी उनकी। यूँ कहो कि मस्तिष्क की हृदय पर विजय थी। सिर्फ कमल को मैंने अपना हमराज बनाया। उससे कहा कि वह परिवार में यह अफवाह फैला दे कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। पापा मम्मी को भी सच बताने की ज़रूरत नहीं। नवजात शिशु को लेकर तुरंत नहीं लौट सकते थे, अतः कुछ माह और वहीं रुकना पड़ा। लौटकर भी काफ़ी समय तक लोगों की नज़रों से बचाए रखा। दादा दादी ने कई बार कहा कि कितना बड़ा लगता है, 3 महीने का तो लगता ही नहीं। इसका श्रेय वह विदेश के खान पान और जलवायु को देते। कमज़ोर नज़रें देखने में और कमज़ोर मस्तिष्क महीनों का हिसाब लगाने में गड़बड़ा जाता। बच्चों को भी तब इतनी समझ नहीं थी और विदुर कभी नहीं जान पाएगा। अपने जन्म की बात यही निर्णय लिया था हमने। इस पूरी घटना को एक हादसा मान भूल जाने का प्रयत्न करती हूँ, परंतु माफ़ करना अथवा न करना चाहे हमारे वश में हो। भूलना हमारे बस में नहीं है। यादें हैं कि उंगली पकड़े साथ चलती ही रहती हैं। तमाम उम्र न चाहने पर भी निश्चय तो यही किया था कि किसी को नहीं बताऊंगी यह सब, पर आज मुँह से निकल ही गई। परंतु तुमसे बात करके आज बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। अब तो यह भी सब गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। विदुर को पालते पालते सच उस पर ममता उमड़ आई है। यह भी तो मेरी तरह निर्दोष ही है। शायद यही सूत्र मुझे उससे बांधता है। इतना कहकर खामोश हो गई जीजी। मैं भी मौन रही। क्या कहती? समझ रही थी उनका दर्द, परंतु बहुत बार ही तो मन की बात कह पाने में असमर्थ होते हैं शब्द। मुझसे छोटी होती तो उन्हें आलिंगन में ले उनका सारा दर्द पी जाने का प्रयास करती, पर संकोच कर गई। मैंने उन्हें सदैव
बड़ी बहन सा सम्मान दिया है। उम्र, समझदारी सब में मुझसे बढ़कर थी। अपना हाथ बढ़ाकर उनके हाथ पर रख दिया। चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। हम दोनों ही मौन थे, परंतु भीतर तो विचार प्रवहमान थे। अनेक बार सुनी कृष्ण की जन्म कथा याद हो आई। नवजात शिशु को यशोदा की गोद में डाल आए थे स्वयं वासुदेव। यशोदा ने उन्हें पाला पोसा, माँ का संपूर्ण दुलार दिया और यशोदा नंदन ही कहलाए। कृष्ण इस घोर कलयुग में इस बालक का जन्म एकदम भिन्न हालात में हुआ था, पर जीजी ने तो यशोदा बनकर ही उसकी परवरिश की थी। बेटा क्या सिर्फ कोख जाया हो सकता है? स्त्री जिसे प्यार से पाले वही उसके लिए बेटा हो जाता है। किंतु नंद भार्य यशोदा ने कृष्ण मुँह देखकर अपने हृदय में कांटे की तीखी चुभन कभी महसूस न की होगी, जबकि रत्ना जीजी के जख्मों से रिश्ता खून अभी सूखने भी न पाया होगा कि सारी पीड़ा अंतरस में समेट उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी होगी। बच्चों के संग सम्मान व्यवहार किया होगा। पुत्र जन्म के मुबारक हंसकर स्वीकार किए होंगे। कैसी कठिन परीक्षा दी दीदी आपने। अति विशाल है स्त्री तेरा हृदय, जो पुरुष का ऐसा अपराध भी क्षमा कर सकता है। यूं तो बहुत बदनाम है सौतेली माँ का नाम, परंतु ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्होंने पराई कोख जाए बच्चे को सीने से लगाया है, माँ सा ही ममत्व दिया है। ऐसी हर स्त्री महान है और मैं नतमस्तक हूँ सामने बैठी अपनी रत्ना जीजी के आगे।